सबसे पहले मैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क के माध्यम से सभी दर्शकों को जय भीम, जय भारत और जय संविधान कहता हूं। और उसी के साथ मैं जी जी। धन्यवाद देता हूं एमएनटी न्यूज नेटवर्क का, जिन्होंने आज के दिन जो कि 26 जनवरी 1950 जिसे हम संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं, उस पे एक बहुत ही अच्छा जो प्रोग्राम रखा और उसमें एक बहुत ही अच्छा विषय जो मेरे ख्याल में आज के समय के मुताबिक बहुत जरूरी है, उसके लिए रखा। उसके बाद मैं मिस्टर अल्पेश यादव जी और मिस्टर प्रदीप जी जो पहले मेरे से बात कर रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग अपना बहुत ही कीमती समय निकाल कर ये प्रोग्राम रख रहे हैं। तो उसी के साथ जी मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट डॉक्टर मुनेश कुमार जी जो अभी जुड़ गए हमारे साथ, आई थिंक मिस्टर मुनेश कुमार जी, इन्हें भी मैं जय भीम बोलता हूं और इन्हें भी धन्यवाद देता हूं कि आज का ये जो प्रोग्राम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, इसमें जो विषय रखे गया है संविधान विरोधी ताकतों का उद्देश्य और रणनीति। उद्देश्य जो है इसका, वो इसकी उद्देश्य में ही छुपा हुआ है। अगर आप संविधान को पढ़ेंगे तो जब बाबा साहब लिख रहे हैं बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, उस समय बाबा साहब के दिमाग में किसी खास जाति, धर्म, नस्ल की बात नहीं आ रही है। भारत की जुरिडिक्शन के अंदर रहने वाला हर आदमी, वो किसी भी जाति, समुदाय, धर्म से जुड़ा हुआ हो, कोई भी रंग नस्ल का हो, किसी जगह पे जन्मा हो, किसी प्लेस ऑफ बर्थ पे हो, उसकी बात कर रहे हैं। तो यही जो बात है आज की जो लोगों को, शायद कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही। अभी आपने जो सवाल किया है बहुत अच्छा है कि संविधान विरोधी ताकतों को कैसे पहचाने, यही आपका सवाल है। जी सर जी। उसको पहचानने के लिए सबसे पहले हम संविधान को पहचानना होगा, क्योंकि संविधान जो लिखा गया था, जब बाबा साहब संविधान लिख रहे थे, आप देखिए संविधान महान क्यों, संविधान तो पूरी दुनिया के पूरी कंट्रीज में है, कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो होता है हर कंट्री का, लेकिन ये हमारा संविधान पूजनीय क्यों है? इसका कारण ये है कि ये जो संविधान हमारी जो सामाजिक जो रचना है, पिछले 2-3-4 हजार साल से देखिए जातियों, धर्म और गोत्र तक बटे हुए हम लोग हैं। ये संविधान उन सब लोगों को जो उनके फंडामेंटल राइट पिछले 2-2.5 हजार से लोगों ने छीने हुए थे, ये संविधान उनको वापस करना चाहता है। जब आप फंडामेंटल राइट आपको मिलेंगे, तो जिन लोगों से आप अधिकार छीनोगे, तो ऑब्वियसली वो लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो वो लोग हैं जो पिछले 3-4 साल, 1000 साल से लगे हुए थे, और जो लोग मनु का विधान इस कंट्री में चला रहे थे, ऑब्वियसली वो लोग ही आज संविधान के विरोधी हैं। लेकिन अभी उन्हें पहचाने कैसे, सवाल हो गया कि पहचाने कैसे, क्योंकि वो लोग तो अभी हर जगह पे बैठे हुए हैं। उन्हें पहचानने के लिए यही है कि देखिए, जब बाबा साहब जस्टिस, जो प्रेम्बल है बाबा साहब का, फर्स्ट वर्ड है जस्टिस। जस्टिस में किस जस्टिस की बात कर रहे हैं उसको भी वो क्लैरिफाई करते हैं। जस्टिस है हमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल। अब पॉलिटिकल जो जस्टिस है, बाबा साहब जब लेक्चर दे रहे हैं, वहां पर जाएंगे हम लोग, तो बाबा साहब लेक्चर दे रहे हैं संसद में, वो क्या बोल रहे हैं कि आज से ये संविधान जब लागू होगा तो 1 वोट 1 पर्सन 1 वैल्यू तो हो जाएगी। पॉलिटिकली तो आप लोग इक्वल हो सकते हो, लेकिन सोशल और इकोनॉमिकली इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो लोग हैं, आपको ना तो सोशल फ्रीडम है और ना ही आपको इकोनॉमिकल फ्रीडम है। जब तक ये 2 फ्रीडम आपको नहीं मिलती, तो इस संविधान का उद्देश्य पूरा होगा नहीं। और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें ये जो लोग हैं, इनसे सबसे पहले हमें अपने लोगों को ये पढ़ाना पड़ेगा कि संविधान में आपके लिए लिखा क्या हुआ है। जब तक हम वो ही नहीं पढ़ सकते, हमें पता ही नहीं चलता। हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है, खास करके इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो उन्हें फ्रंट पे आके अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा लोगों के लिए देना चाहिए कि भाई ये संविधान एक चीज है, हमें इसमें ये राइट्स लिखे हुए हैं। जब आपको राइट पता चलेंगे तभी तो फाइट करेंगे ना आप लोग। अभी मेरे को राइट नहीं पता तो मैं फाइट कैसे करूं, किस चीज के लिए फाइट करूं? अभी हम फाइट कर रहे हैं रोटी के लिए, धर्म के लिए और सब चीजों के लिए। अभी जो सब चीजें हमें बताई जाती हैं, आगे आगे बताएंगे, तो वो लोग, जब तक हमें राइट और फाइट करना नहीं आता, हम लोग इस संविधान का जो उद्देश्य है
उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, और जो लोग इसके अगेंस्ट हैं उनके उद्देश्यों की पूर्ति होती रहेगी। जी सर, सर। इसके 3 पहलू मैं समझता हूं, 3। पहला है वही बात के जो संविधान है उसके बारे में एक भ्रांति फैला दी गई कि इसके अंडर कुछ लोगों को रिजर्वेशन दे दी गई। अब हम जब फील्ड में उतरते हैं, बहुत से लोगों से बात करते हैं, अपर कास्ट के लोगों से खास करके, तो उन्हें पूछते हैं हम लोग के संविधान के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? वो बोले हमें जानने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ रिजर्वेशन है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें, क्योंकि अगर संविधान नहीं रहेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? हमारा होगा। तो हमें सबसे पहले बताना चाहिए था। और दूसरी बात आपने पूछी कि वो हथकंडा कौन सा अपनाते हैं। उनका बड़ा पुराना सदियों से अजमाया हुआ हथकंडा है साम दाम दंड भेद। आप इसे क्लैरिफाई करें, साम दाम दंड भेद। साम क्या होता है? साम होता है कि आपके ऊपर कोई जुल्म हो गया, कर दिया हमने, तो सबसे पहले साम होता है कंप्रोमाइज। वो बोलेंगे यार कोई बात नहीं, कंप्रोमाइज करो। आप कंप्रोमाइज पे नहीं आए तो वो आपको दाम देंगे, किसी चीज का पैसा, कि यार इतने लाख ले लो, इतने करोड़ ले लो। दंड, अगर आप दोनों नहीं माने तो फिर बोलेंगे कोई बात नहीं, हम आपका घर जला देंगे, आपके जो बाकी के परिवार के मेंबर है उन्हें भी मार देंगे, सब कर देंगे, तो ऐसा कुछ कर देंगे। साम दाम दंड हो गया। और भेद, भेद फिर आगे शुरू होता है जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तो फिर जो न्याय व्यवस्था जो होती है वहां की, जो पंचायत लेवल से या ऊपर, वो सब भेदभाव करके आपको खत्म करना चाहते हैं। ये 4 चीजें तो हो गई। ये तो उनका अजमाया हुआ हथकंडा है। इसी से वो लोग आगे चल के आपके ऊपर जुल्म करते हैं और आपको पता भी नहीं चलने देते। अभी जो संविधान है, संविधान क्या कर रहा है? इन सब चीजों को खत्म कर रहा है। संविधान की धारा 13 आप पढ़ेंगे, उसमें साहब बाबा साहब लिख देते हैं कि आज से जो पुराना जो भी सिस्टम चला जा रहा था वो नल एंड वाइड हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में जाना है। कोर्ट जो है सबको बराबर मौका देगा। लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है वो दूसरी बात है। वो क्यों हो रहा है आपके साथ आज भी? उद्देश्य जो पूरा नहीं हो रहा, उसका बेसिक जो बात है वो मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे लोगों के अंदर संविधान के बारे में लगभग जो है जागृति अभी नहीं है। अनपढ़ लोगों का छोड़ दीजिए, पढ़े लिखे लोगों के अंदर जो डॉक्टर इंजीनियर है, आप उनसे पूछिए कभी के संविधान का प्रियम्बल किसी ने पढ़ा है? वो लोग खुद ही नहीं पढ़ते। और दूसरी बात, अगर हम हमेशा उंगली दूसरों के ऊपर करते रहेंगे कि वो लोग जुल्म करते हैं, जुल्म करते हैं, हमारे अंदर पिछले 70 सालों में संविधान की वजह से एक एलीट ग्रुप पैदा हो गया हमारे अंदर, जो कि जिसमें हमारे समाज के अंदर पैदा हुए पॉलिटिशियन, हमारे समाज के अंदर पैदा हुए फर्स्ट क्लास अफसर, हमारे समाज के अंदर पैदा हुए कुछ छोटे मोटे इंडस्ट्रियलिस्ट, वो सब भी वही कुछ कर रहे हैं जो सदियों से हमारे देश में परंपरा चली आ रही थी। जैसे कि आपको बेजेस नहीं मिलना, बेजेस मिलनी है तो प्रॉपर नहीं मिलनी है अगर उस काम की, तो ताकि आपकी जीविका जो अच्छी तरह चले ही नहीं। तो जब तक वो नहीं चलेगी, जब तक आपकी पॉकेट में प्रॉपर पैसा नहीं आएगा, जब तक आप लोग अपने बच्चों को अच्छी और म्यारी जो शिक्षा एक बड़ी बात नहीं है। आप बीए कर लिए वो कोई बड़ी बात नहीं, उसकी क्वालिटी क्या है, आपको किस क्वालिटी की एजुकेशन दी जा रही है। आज देखिए इंडिया एक ऐसा कंट्री है, मैं सरप्राइज्ड हूं, बाहर आके मैं बाहर रहते तो देखते हम लोग कि एजुकेशन इंडिया में 6 पैटर्न की एजुकेशन दी जा रही है। इट इज सरप्राइज्ड एंड शॉकिंग फॉर एनी पर्सन। यानी कंट्री में एक कंट्री है, वन कंट्री वन एजुकेशन क्यों नहीं है? नहीं हो रही। 6 एजुकेशन आप लेके जब फील्ड में आते हो तो आप वैसे ही बहुत पीछे होते हो। ये भी उनका उद्देश्य ही है, आपको पीछे रखने का। एजुकेशन आपके पास क्वालिटी की नहीं आ रही, बिजनेस आपके पास ऑलरेडी है नहीं, जमीन आपके पास बिल्कुल नहीं है, बिजनेस में आपको घुसने नहीं दिया जा रहा है, बड़ी लेवल पे प्राइवेटेशन की जा रही है। उनकी ये रणनीति है, प्राइवेटेशन करो, इनको जो 10, 15, 20% मिला हुआ उसमें से भी बाहर निकाल दो। जब आपके पास नौकरी नहीं होगी, उसके चाहे आपके पास डिग्री है लेकिन नौकरी देने वाला बंदा जो है प्राइवेट है, वो जात दे के आपको नौकरी दे रहा है। आज आप सर्वे हुआ था मेरे ख्याल में, लास्ट में 1 ईयर कहीं बैठा था, एक सर्वे किया था नामी पत्रकार इंडिया का, वो बोल रहे थे कि हमने एक सर्वे करवाया कि नोएडा में, बम्बई में जितने बड़े बड़े बिजनेस हब हैं उनमें
शूद्रों की भागीदारी कितनी है? आप सरप्राइज्ड होंगे कि लेस देन 1%। जो भागीदारी आपकी 25% थी वो उड़ा के लेस देन 1% कर दी गई। इसीलिए तो उन्हें तकलीफ है, इसीलिए तो भारतीय संविधान जो है उसको सैबोटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वही लोग कर रहे हैं जो लोग पिछले 2-4 हजार से आपके ऊपर राज कर रहे थे। अभी प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी जो बात की, शूद्र अतिशूद्र ये सब आपने बोला शब्द नहीं है। शब्द होने से कुछ नहीं होता, शब्द समाज के अंदर हैं, एग्जिस्ट करते हैं। आज भी आप जाइए, आप कितने बड़े मिनिस्टर बन जाइए तो आपकी जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती है। वो जो चीजें हैं उनको हमें बहुत, हम फिर बोल रहे हैं कि हमारे बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आकर के इन चीजों को बोल्डली लोगों के अंदर बोलना चाहिए, लेके जान, जन जन तक हम लोग लेके जाएं। बाकी जन फैसला कर देगा। जिस दिन आप लोग गुलामों का एहसास करा दोगे को आप गुलाम है, तो आजादी के लिए वो खुद लड़ेंगे, फिर आपको कुछ करने का जरूरत है नहीं, वो लड़ेंगे। लेकिन उन्हें एहसास तो करवाइए। कौन एहसास करवाएगा? अभी देखिए मीडिया है, मैं छोटी बात कर दूं, 3-4 चीजें आपको बताती है मीडिया। अभी हमारा मीडिया क्या है? मीडिया, हु कंट्रोल द इंडियन मीडिया? सुबह आप देखें, बाबा साहब का एक संविधान में लिखा हुआ है कि वी हैव टू डेवलप दी साइंटिफिक टेम्पर, हमें साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है। लेकिन सुबह क्या हो रहा है? सुबह आपको टीवी के ऊपर राशिफल में ये बताया जाता है कि आप कौन सा कपड़ा पहने, कौन सा खाना खाएं, कितने बजे घर से निकलें, कितने बजे घर को आए, क्या पहने, क्या देखें। वो जो चीजें हैं धीरे धीरे आपके बच्चों के, आपके औरतों के दिमाग में अंदर इतना घुस चुकी हैं कि आप उसके ऊपर भी फंस चुके हैं। आपको धर्म, आपको जाति, आपको भाषा, आपको त्योहार, ये सब चीजें जो है बांट के वो लोग रखना चाहते हैं ताकि मूल उद्देश्य जो है आपका, आप तरक्की ना कर पाए और आप वहीं के गुलाम और उनके सीरी और उनके वही रह जाए और आपको ना शिक्षा मिले क्वालिटी की, ना ही आपका कोई डेवलपमेंट हो। जैसे सर देखिए 26 जनवरी 1950 को जिस टाइम संविधान लागू होता है, जैसे ही लागू हुआ तो जिन लोगों के लिए हुआ उन्हें बेचारों को तो कुछ पता ही नहीं था, तो उनमें से कोई भी बंदा स्कूल में गया ही नहीं था। तो लेकिन जिन लोगों ने किया वो लोग इसको भली भांति जानते थे कि इसके रिजल्ट्स, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, आगे आने वाला भारत कैसा होगा और हमें कैसा भारत चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, 3 तरह रोकने की कोशिश की। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक लेटर शायद आपने भी सुना होगा कि निकला था कि उस टाइम नेहरू ने लिखा था कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रिजर्वेशन मिली है इसके ऊपर कम से कम कार्य किया जाए। उसका मतलब क्या था कि जैसे रिजर्वेशन कम होगी, इसके ऊपर काम कम होगा, लोग शिक्षा में कम आएंगे, नौकरियों में कम आएंगे और लोग ये जो कामकाजी लोग हैं, ये वही जो पिता पुरखी धंधा होता है उसी में लगे रहेंगे। इनको कोई बराबर रिस्पेक्टफुल जॉब नहीं मिलेगी आपको। अभी सर ने बोला कि 12,000 रुपए में आज की डेट में आदमी काम कर रहा है। मैं भी रिसेंटली थोड़े दिन पहले यूके में था, वहां की गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस जो फिक्स की है 6 पाउंड से करके 9 पाउंड कर दी कि एक बंदा जो 4 दिन में 10 घंटे काम करेगा उसे 90 पाउंड मिलेंगे। 90 पाउंड का मतलब 9,000 रुपया होता है एक दिन का। तो अगर वो बंदा 40 घंटे, आप देखिए यूरोप में लोग सिर्फ 40 आवर काम करते हैं, एक हफ्ते में 40 आवर काम करके वहां पर जो सफाई कर्मचारी भी है वो मर्सिडीज में जाता है। हमें सफाई करने में कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन हमें सफाई करने का उतना पैसा तो मिलना चाहिए कि कम से कम मैं अपनी जीविका तो अच्छी तरह निभाऊं। और दूसरी बात है शिक्षा। आज शिक्षा के ऊपर एक, सपोज करो मैं अपने बेटे को, मेरा बेटा इंटेलिजेंट है, मैं उसे डॉक्टर बनाना चाहता हूं, लेकिन मेरे को कम से कम 2 करोड़ रुपया चाहिए। अगर मेरे पास 2 करोड़ रुपया नहीं है तो मेरे बेटे की प्रतिभा जो है, जो मेरे बेटे का जो टैलेंट है वो दब के रह जाएगा। तीसरी जो बात है वो है धर्म। आप सर ने अभी बात की, प्रोफेसर साहब बात करते कि ऑस्ट्रेलिया में जो चर्च है उनमें जाड़े लगे पड़े हैं, लेकिन हमारे देखिए पिछले 70 साल में क्या हुआ। किसी भी गांव में घुस जाइए, स्पेशली पंजाब में, ये हमारे पंजाब के जो स्कूल है वो गिरे पड़े हैं। जिस स्कूल में मैं पढ़ा था आज वो खंडर है। और हमारे गांव में कम से कम 10-15 गुरुद्वारे, चर्च, ये ऐसे सब चीजें बन गई है जिसमें टॉप क्लास का संगमरमर टाइल्स लगी हुई है। तो उसमें हमारी जो भागीदारी है, हमें लोगों को जागरूक करना है कि भाई धर्म जो है
वो महंगी पूजा का मामला नहीं है। सबसे पहले हमें शिक्षा चाहिए बच्चों को। जब बच्चा पैदा होता तो उसे क्या चाहिए बताइए? सबसे पहले उसे मेडिकल केयर चाहिए। हमारी मेडिकल जो सुरक्षा इस देश में बिल्कुल नहीं है, उसके ऊपर काम ही नहीं हुआ। एम्स बना था, जैसे सर ने बोला कि एम्स बना था 1950 में, आज बताया कितने एम्स बन गए उसके बाद। आज एक आपको सिंपल, अभी कोरोना हुआ, अभी रिसेंटली निकले कोरोना से, मैं अभी यूएई में हूं, मेरे को कोरोना हुआ था। आई वॉज ऑन वेंटिलेटर फॉर 14 days एंड 1 month आई वॉज इन आईसीयू। अब बिलीव करें, मेरा एक पैसा नहीं लगा, एक नया पैसा जिसे बोलते हैं, 5 पैसा भी नहीं लगा। गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा इलाज किया। मैं जहां कोई वीआईपी थोड़ी हूं, लेबर क्लास का आदमी। लेकिन हमारे यहां पर लोग 50-50 लाख रुपए लेके हॉस्पिटल्स में घूम रहे थे, लेकिन वो मर गए, बेड नहीं मिला उन्हें। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि व्यवस्था जो है चिरमरा चुकी है। लोगों को हमें ये बताना पड़ेगा कि भाई देखिए, जिस टाइम जो संविधान के माध्यम हमें जो हक मिले थे, अगर वो हम उनके ऊपर नहीं खड़ेंगे, चाहे वो अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, अमीर हो, गरीब हो, सब लोग कुचले जाएंगे। जिस टाइम व्यवस्था होगी तो एक जो सिंपल जो काम करने वाला बंदा है, जो हमें जूता गांठने में मेरे को तकलीफ थोड़ी है, लेकिन जूता एक जात का आदमी क्यों गांठेगा? उसको आप धर्म को, जो काम को आपने काम बनाइए, उसे आप धर्म क्यों बना रहे हैं? एक चमार जाति का बंदा ही जूता गांठेगा, तो ब्राह्मण भी तो गांठ सकता है ना। सफाई सिर्फ एक वाल्मीकि ही क्यों करेगा? दूसरा बंदा क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसमें पैसा नहीं है। जिस दिन आप पैसा दोगे, मैं फॉरेन में रहता हूं, जहां पर जो लोग आते हैं, हमारे बच्चे अभी कनाडा अमेरिका में जाते हैं, यूएई, जहां भी देखिए, वहां पर कास्ट जाके खत्म हो जाती है। लोग बोलते, पहले मैं सुनता था ये बात, यार कास्ट बाहर जाके खत्म हो जाती, काम का कोई फर्क नहीं, काम छोटा बड़ा होता नहीं है। काम इसलिए छोटा बड़ा नहीं होता कि हर आदमी को बराबर काम के बराबर पैसे मिल रहे हैं। हर आदमी के घर में एलसीडी लगी हुई है, हर आदमी के पास एक डिसेंट घर है, हर आदमी के पास वही मॉल में कपड़े खरीदने के लिए जाता है, क्योंकि उसको भी उतना ही सैलरी मिल रहा है जितना उसके मैनेजर को मिल रहा है। अगर ये चीजें होगी, एक तो बात है, हमें अपनी औरतों को, बच्चों को घर में बैठ के समझाना चाहिए कि ये जो धर्म है आपका मामला है, लेकिन इसके ऊपर आप टाइम ज्यादा खराब ना करें। एक बात, शिक्षा जो है, हमें शिक्षा के लिए लड़ना चाहिए, जिस दिन शिक्षा मिलेगी। और दूसरा है लोड, जैसे काम, जितना आप काम कर रहे हैं उसके मुताबिक आपको पैसे मिलने चाहिए, और इतने मिलने चाहिए कि आप एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सके। तीसरा है, आपको इलाज मिलना चाहिए। जब आपकी बेसिक जरूरतें पूरी हो जाएंगी तो आप लोग फिर दूसरी चीजों के बारे में सोचेंगे। आज हमारा समाज पिछले 70 साल, छोड़ दिए 3000 साल से लड़ ही रहा है। संविधान लागू होने के 70 साल बाद भी कोई 1-2% फर्क पड़ा है, वरना हम लोग आज पिछी जा रहे हैं, बल्कि ज्यादा पिछ रहे। क्यों? आज आप देखिए, दूसरे लोग आपसे ज्यादा अमीर हो गए और आप बहुत पीछे रह गए, इतना पीछे रह गए कि आपको रोटी भी बहुत मुश्किल मिल रही है। इसलिए उन चीजों को ख्याल में रखते हुए हमारे लीड वर्ग को भी देखना चाहिए, हमारे इंटेलेक्चुअल लोगों को, चिंतकों को आगे आकर के बोलना चाहिए कि भाई, आदमी को जीने से लेकर मरने तक कम से कम इतना तो रिस्पेक्टफुल दे दो कि वो अपनी इज्जत से जी तो सके, कम से कम अपने बच्चे को एक चॉकलेट तो दे सके। आज हम एक बच्चे को चॉकलेट भी दे नहीं सकते। इंडिया में भी देखिए, रिसेंटली कोरोना हुआ, प्रधानमंत्री फखर से बोल रहा है कि हम 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। जिस देश में 130 करोड़ लोगों में से 85 करोड़ 5 किलो अनाज भी खरीद नहीं सकते, वो सुपर पावर कैसे हो जाएगा? ये बात लोगों को बतानी पड़ेगी, लोगों को जाके बताना पड़ेगा। इसलिए ही हमारा ये जो उद्देश्य है, ये बाबा साहब का जो सपना है, हम उसी को उसी हिसाब से पूरा कर सकते हैं। इसका जो कंक्लूजन वही है कि सबसे बड़ी जो बात सर ने भी, सब बोल रहे थे, अवेयरनेस। जब आप किसी चीज के बारे में अवेयर कर दोगे लोगों को, हमें क्या चाहिए कि गांव के अंदर, हर इंडिया में कितने गांव, हर गांव तक पहुंचे, कुछ ना कुछ प्रोग्राम दे लोगों को। कम से कम जो अपने बाम सेफ है, उसने एक काम किया है, आप इतने निराश ना हो। मैं हमेशा प्रोग्राम में बोलता, निराश ना हो, एक गुड टाइम आने वाला है। बाम सेफ ने कम से कम एक चीज तो की है ना, कि भारतीय संविधान को पब्लिक परसेप्शन में लाकर खड़ा कर दिया। आज से 30 साल पहले चले जाए, जब मेरे ऊपर भी डाल दे, 30 साल पहले मुझे संविधान का नाम भी नहीं याद था, मुझे लगता था कि रिजर्वेशन ही मिलती है इससे। लेकिन आज जो है, किसानी आंदोलन की बात आप करें, वहां पर लाखों लोगों ने संविधान को पढ़ा और लोगों ने सुना, और उसी संविधान की धारा 19 के बदौलत वो लोग वहां पर बैठे हुए थे। ये लोग, उन्होंने माना, हम तो मानते हैं,
उन्होंने भी माना कि संविधान ने हमें प्रोटेक्शन दी है। आज अगर वो जीते हैं तो संविधान की वजह से। ये बात हमें और ग्लोरीफाई करनी चाहिए लोगों के अंदर। सबसे बड़ी जो मेरे ख्याल में एक ही बात है, इसके बारे में जितना ज्यादा काम किया हमें अपनी लाइफ लगानी चाहिए, ताकि हमारे आने वाले बच्चों का जो फ्यूचर है उस कंट्री में सेफ हो और अच्छी तरह वो लोग एक इज्जत की, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सके। तो मेरे ख्याल में अवेयरनेस ही इस सब चीजों का उत्तर है, इसके बगैर काम चलने वाला है नहीं। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।